जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने BSSC जो कि इंटर लेवल निकला है उसके एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट चालू किया है जो कि ईटेरिया प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 2 जो कि मार्केट में लेटेस्ट आया है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का हमारा जो सेट नंबर होगा वो होगा सेट नंबर 4। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, स्पीकर के प्रति या राज्य के राजनीतिक प्रधान के प्रति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विधायिका के प्रति। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना ये दोनों के पास है, राज्यसभा और लोकसभा के पास। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना ये भी दोनों के पास है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, ये सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये भी दोनों को पता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा को प्राप्त है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य संघों का संघ है कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। बहुलवाद, समाजवाद, फांसीवाद या मार्क्सवाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुलवाद। अगला प्रश्न क्या है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं। 45 पद, 53 पद, 51 पद या 48 पद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 53 पद। अब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो 1916 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विवरण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या बिहार प्रदेश विधान मंडल के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। और आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा होगा उसके अनुसार वो पद पर बना रहेगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। पूछा गया अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है तो जॉन रस्किन्स है। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है, जियो वन्नी सरटोरी। इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, पामर एंड जर्किन्स। व्हील ऑफ हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिंदुस्तान की कहानी, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकियां आदि पुस्तकों की रचना की गई है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। लिखित संविधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सुदृढ़ न्यायपालिका या प्रतिबद्ध नौकरशाही। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं। अगला प्रश्न कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों या पंचायतों के सदस्य बिल्कुल इसके द्वारा चुने जाते हैं। शिक्षक इसके द्वारा भी चुने जाते हैं। स्नातक द्वारा भी चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। 10, 12, 16 या 9। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 संख्या बताई गई है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए
ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम प्रथम या जहांदर शाह? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं हम लोग? रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है? तो इसका जो गलत कथन है वह है पहला कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया था। नहीं, वो किया गया था चोरा चोरी कांड, जो कि 5 फरवरी 1900 कब कब हुआ था? चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को। उसी के कारण से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक एक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। बिल्कुल सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खारोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। नहीं, ये गलत है। अशोक के ज्यादातर लिपि जो थे, अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो थी वह थी प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा और क्या थी? ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि लिपि में लिखी गई थी, ना कि आपकी खारोष्ठी लिपि में। अगला आपका क्या है इसमें कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। बिल्कुल ये भी सही है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। इस प्रकार जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया कौन सही है? 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर क्या है? गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? राजगिरी, अमरावती, मथुरा या कंधार? वो रही थी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी पहली राजधानी क्या थी? तो वह पहली राजधानी थी इसकी फिरोजपुर या पेशावर, हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशावर, पेशावर, पेशावर कहते हैं। दूसरी राजधानी क्या रही? तो मथुरा। अगला प्रश्न क्या है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु रामदास ने? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु नानक ने, जिसको हम लोग अभी आज के समय में गुरुद्वारा कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। उससे आप मैथ रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि दक्कन की बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहमनी साम्राज्य के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है। पूछा गया कि अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। नहीं, यही गलत है। बाकी बात 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये सही है। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी, ये भी सही है। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था, ये सही है। लेकिन इसकी संस्थापक, बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हम लोग हसन गुंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? 1909 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? सबसे पहले देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1527 ईस्वी में, 1527 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1529 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। एक है आपका रामूगढ़, रामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1658 ईस्वी में। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो वो की गई थी जून 1948 तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह? देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? वो हुआ था 1920 में।
अब देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी हुआ था आपका 1918 में, जो कि फरवरी और मार्च 1918 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी मार्च 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह ये भी हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 22 मार्च 1918 में। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चालू किया था? महात्मा गांधी ने। और प्रथम सत्याग्रह थे वो थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रह थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रह थे ब्रह्मदत्त। ये तीसरे सत्याग्रह थे। पहले थे विनोबा भावे, दूसरा था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि श्यानता की इकाई है क्वाइज, क्वाइजली, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक क्वाइज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक एक समान है? वह है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो कि होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो तीक्ष्णता निर्धारित करते हैं वो आवृत्ति। तो आवृत्ति तो ऑप्शन में दिया नहीं है। आवृत्ति आवृत्ति जो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 तरंग दैर्घ्य के, तो आवृत्ति तो नहीं दिया गया है, तो तरंग दैर्घ्य दिया गया है। तरंग दैर्घ्य तो इसमें मारेंगे ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, कि इनमें से सभी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में जब घर्षण बल को शामिल कर लेंगे तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? रेडियो एक्टिव क्षय से 3 कण निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा, जो कि डेल्टा कण नहीं निकलता। डेल्टा क्षय ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है? मेढक, केंचुआ, सर्प या मोर? होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केंचुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? वो टिमटिमाते हैं प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्न में से किसके माध्यम से न्यूनतम होगी? जल के माध्यम से, निर्वात यानी शून्य के माध्यम से, वायु के माध्यम से या कांच के माध्यम से? तो कांच के माध्यम से प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल कितना है? कांच में प्रकाश की जो चाल है वो है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है? आयनिक आबंध, एकल संयोजी आबंध, द्विसंयोजी आबंध या त्रिसंयोजी आबंध? इसमें जो होता है त्रिसंयोजी आबंध। अगला है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जब 2 छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक बड़ा परमाणु का निर्माण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है? नहीं, उनकी विद्युत चालकता अलग अलग होती है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है? ये भी गलत है। उनके पास अलग अलग क्रिस्टल संरचना होती है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है? नहीं, हीरा ग्रेफाइट से अधिक कठोर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। अनबुझा मतलब वो बुझा हुआ नहीं। अगर बुझा हुआ बोलता, बुझा हुआ चूना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना या दुधिया चूना बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो करते हैं हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग। लेकिन सिस्मोग्राफ, अब ये सिस्मोग्राफ क्या है?
सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या करते हैं कि तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि रिएक्टर स्केल क्या करता है, तीव्रता ध्वनि की भूकंप की तीव्रता का पता लगाता है रिएक्टर स्केल। जबकि सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों का रिकॉर्ड करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि पेशियों में थकान, श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है। वो होती है लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। अगला प्रश्न क्या है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का, तो एल्केन का होता है CnH2n+2। ये तो होता है एल्केन का, ये होता है एल्केन नहीं एल्किन का होता है। एल्किन का क्या होता है, एल्किन का होता है CnH2n। एक होता है एल्काइन, ये है एल्काइन का, एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2, एल्केन का CnH2n+2 और एल्किन का आता है CnH2n। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया गया था ग्रेगर जोहान मेंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पेलियो वनस्पतिक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का या फफूंद का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें हम लोग जो करते हैं पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन, क्या करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं पेलियो वनस्पति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि अधिकांश कीट शोषण करते हैं किसके द्वारा, त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से या वातक तंत्र से। वो करते हैं वातक तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आलू। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं अगला प्रश्न कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हरित पादप। अगला प्रश्न है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है, तो बनाता है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन बनाता है, जबकि टायरोसिन नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रेज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन जो खट्टे फलों में यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो होता है विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता और ये किसी को भी रक्त दे सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और किसी से भी जो रक्त ले सकता है वो ले सकता है ए बी, किसी से भी रक्त ले सकता है, लेकिन अगर किसी को दे सकता है तो वो दे सकता है ओ। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता। हाल ही में किस देश ने भीम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या किर्गिस्तान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किर्गिस्तान। क्या होगा, किर्गिस्तान। और भारत का जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश ने राजकीय पशु हिम तेंदुआ घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है,
उड़ीसा को, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को या गुजरात को? वो दिया गया है उड़ीसा को दिया गया है। किसको दिया गया है? उड़ीसा को। और इसका जो थीम क्या था, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 जो हुआ था, उसमें उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। और उसका विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर जो समारोह के रूप में आए थे, वो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे मैनुअल मैक्रो, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया इंदौर और सूरत को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वो है जयदीप मुखर्जी। शशि थरूर, ये सलमान रुश्दी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जयदीप मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? रूस के द्वारा, कनाडा के द्वारा, या इटली के द्वारा, या फ्रांस के द्वारा? वो करेंगे हम लोग इटली के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है? मणिपुर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, या नागालैंड में? जो हम लोग चंदूबी महोत्सव जो मनाते हैं वो कहाँ मनाते हैं? वो मनाते हैं असम में। कहाँ मनाते हैं? असम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? वो कितने लोगों को चुना गया है? 5 लोगों को चुना गया है। वो 5 लोग कौन कौन से हैं? सुकांत माजुमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोल्लो और कुलदीप राय शर्मा। ये 5 व्यक्ति हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, या पश्चिम बंगाल के द्वारा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या USA? वो किसके साथ करेगी? वो इटली के साथ। भारत और इटली ने मिलकर के माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते पर मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया? रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या वेनेजुएला? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालिनी पहाड़ियाँ मिलती है, ये तीनों कहाँ मिलती है? अनाईमुडी में, कलसुबाई में, या डोडा बेटा में, या पुष्पगिरी में? ये तीनों मिलते हैं, ये मिलते हैं अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान के पास, मध्य प्रदेश के पास, झारखंड के पास, या कर्नाटक के पास? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान के पास। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक्ड देश है? सबसे पहले देखते हैं कि लैंडलॉक्ड किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि एक ये देश है, यानी ये जो देश है वो किसी भी जलीय भाग से सटा हुआ नहीं होगा। वो चारों तरफ से, इधर से भी एक तो देश होगा, इधर से भी देश, इधर से भी देश, यानी चारों तरफ से वो देश होगा और बीच में वो घिरा होगा। उसको हम लोग बोलते हैं लैंडलॉक्ड देश। अब इसमें लैंडलॉक्ड देश कौन सा है वो देखते हैं कि वो लाओस है और अफगानिस्तान। बाकी में तो जो म्यांमार है ये भी जलीय सीमा साझा करता है और बांग्लादेश भी साझा करता है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट, या शिवालिक श्रेणी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक
श्रेणी। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ सीमा साझा करता कौन कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड ये चार। सिक्किम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में वो है गोवा। कौन सा है? गोवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? कायांतरित चट्टान नहीं है, वो क्या है? नीस, सिस्ट, ग्रेफाइट या बेसॉल्ट। इसमें से नीस, ग्रेफाइट और सिस्ट ये कायांतरित चट्टान है, जबकि जो बेसॉल्ट, बेसॉल्ट आपका क्या है? ये अग्नीय चट्टान। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? वो की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1985 से लेकर के 90 तक। ये किस मॉडल पर आधारित है? वो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाते हैं 29 अगस्त। किसके याद में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उसी की जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? लिम्बू जनजाति, वासी जनजाति, रियांग जनजाति या मिके जनजाति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लिम्बू जनजाति और लेप्चा। लिम्बू और लेप्चा ये दोनों जनजाति मनाते हैं हम लोग सिक्किम में। अगला प्रश्न क्या है कि 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? वह है 17.7%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? वह थी आपका कुचिपुड़ी का, कि भरतनाट्यम का, कथकली का, कि मोहिनीअट्टम का। वह थी भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु या हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। कहाँ होगा? चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको सुमेलित करते हैं। क्या दिया हुआ है कि सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक, नोकरेक कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में, 1990 में, 1980 में या 1993 में? कब किया गया था? तो 1980 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? ऑक्सीजन को, कि सल्फर डाइऑक्साइड को, कि कार्बन डाइऑक्साइड को, कि कार्बन मोनोऑक्साइड को? वो हम लोग करते हैं ओजोन को। सॉरी, ओजोन है, O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन। इसको द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रथम यानी प्राथमिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अब द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसे जानते हैं? ओजोन को जानते हैं। किसे जानते हैं? ओजोन को। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट को, है ना, नाइट्रोजन के। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? वो कहाँ है?
तो वह है लंदन में। ऑप्शन नंबर 1 लंदन के ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम दिया गया है? प्रेयरी, पंपास, वेल्ड या स्टे पीच? क्या दिया गया नाम? वो दिया गया पंपास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत, चीन, ब्राजील या जापान? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? चीन। दूसरे स्थान पर कौन है? तो वह है अपना देश भारत। और रेशम उत्पादन की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये था बीएसएससी जो इट्रिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का और वीडियो हम लाते रहें। और इसका डिटेल सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, जो कि वहां से आप पीडीएफ टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करके आप हल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।